जय हिंद मित्रों। कैसे हैं आप सब? एकदम सब बढ़िया। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है और उसका इतिहास क्या था, उसके जनक कौन थे, वो कैसे काम करता है। तो आज की उसी कड़ी में लगा हुआ अगला हमारा है कंप्यूटर जनरेशन। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन पर कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं और उसमें कैसे कैसे क्या यूज किया गया, यानी कि बात करी जाए कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री पे हम बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो अपनी कक्षा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, केवल बीएड के लिए ही नहीं, ये अन्य विषयों अन्य ज्ञानों के लिए जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़कर अपना जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करी जाए कंप्यूटर पीढ़ी की। हम आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर पीढ़ी की। तो जो कंप्यूटर की पीढ़ियां थी, लगभग वो 5 पीढ़ी का वक्त लगा था। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो समय सीमा है, जैसे प्रथम पीढ़ी का 1940 से 1956 तक, तो ये जो समय सीमा है कहीं कहीं आपको 1940 से ना देके 1943 से दिया होगा, कहीं कहीं 1942 से दिया होगा, कहीं कहीं 1956 से भी दिया हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हमको समय पे नहीं लेके जाना है, बस हमको पढ़ना है उसके अंतर्गत क्या हुआ, कैसे कैसे क्या यूज हुआ, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दिया हुआ। क्योंकि बात सही बात है, विकास की बात कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं विकास कर लिया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज हम एक एक बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा था, तो उसकी बात करी जाए तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही, बात करी जाए साइज की बात करी जाए तो उसकी जो साइज हुआ करती थी वो बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। उसकी साइज का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि वो जो साइज था उसको, जैसे आज का जो कंप्यूटर है, आज के कंप्यूटर के जैसा प्रथम पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। वो क्या हुआ करता था, एक एक बहुत ही बड़े, जैसे कमरे, जिस कमरे में आप रह के पढ़ रहे हैं उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था। तो क्या एक कमरे कितना जितना बड़ा हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। सबसे मेन बात क्या है वो इस पे ध्यान देना है कि जैसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? मेन बातें हैं, इस पर ज्यादा फोकस करिए। क्या? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और इसमें हजारों संख्या में वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था। केवल एक वैक्यूम लगाकर ही कंप्यूटर को नहीं तैयार किया जाता था, ये इसमें बहुत सारे वैक्यूम लगाए जाते थे। इसीलिए क्या होता था, कंप्यूटर जो होता था फर्स्ट जनरेशन का वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसकी बात करें तो उसमें काफी कमियां थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हुआ करता था। और जब बड़ा हुआ करता था तो वो बहुत बड़ा हुआ करता था, और जब उसमें वैक्यूम बनता था तभी वो चलता था। और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत ज्यादा हीट होता था। क्या होता था? हीट होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत हीट हुआ करता था, और वो एडवांस ना होकर मॉडर्न भी ना हुआ करता था, ना एडवांस था ना मॉडर्न था। और जो पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका काम क्या था? केवल गणना करना, डेटा को थोड़ा बहुत स्टोर करना, और ज्यादातर उसको वैज्ञानिक कार्यों में लिया जाता था। ठीक है, तो इस जो ये पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करी जाए, इसमें बैच प्रोसेसिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और इसमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल का काम था। और इसमें क्योंकि अब जाहिर सी बात ये बड़ा है तो इसमें बिजली की भी खपत आएगी। क्या आएगी? बिजली की भी खपत आती है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले जो यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं, उसका नाम देखिएगा IBM 701, EDVAC, IBM 650। ठीक है, इनेक करके है। तो ये जो है क्या, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब हम इसके थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी बात करेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक कमरा है, इस कमरे में पूरा क्या है, एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए वैक्यूम, वैक्यूम क्या है? ये वैक्यूम है। तो अगर वैक्यूम को आपको देखना है वैक्यूम के आकार का, तो आपके जो घर में बाइक हुआ करती है उसमें देखिए जो हेडलाइट होती है कुछ इसी तरीके की उसकी हेडलाइट हुआ करती है, लेकिन हेडलाइट ये आकार उसका होता है, लेकिन ना कि वो वैक्यूम हुआ करता था। ठीक है, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैक्यूम उसी तरीके का हुआ करता था। जो आपके घरों में बाइक होगी उसका जो हेडलाइट होता है ठीक इसी तरीके का लगा हुआ करता था। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत सारे वैक्यूम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा एडवांटेज की बात कर लें। तो ये जो कंप्यूटर था क्या क्या करता था? गणना करने का काम करता था। ठीक है, क्या करता था? गणना करने का काम करता था। ठीक है, और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ करता था? वैक्यूम का
इस्तेमाल हुआ कर था। और ये उस जमाने में जब ये कंप्यूटर आया 1940, 46, 56 की बात करी जाए तो ये उस समय एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो इसमें यूज किया जाता था। क्या? वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम की बात करी जाए, आप लोग एक मूवी देखे होंगे, 3 इडियट मूवी, ठीक है, उसमें वैक्यूम किस तरीके से बनता है उसमें थोड़ा सा दिखाया गया है, ठीक है। और तो आप कभी देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, बारिश होती रहती है तो जो आमिर खान रहते हैं वो वैक्यूम किस तरीके से बनाते हैं। तो हालांकि वो वैक्यूम ट्यूब नहीं था, वो वैक्यूम के तरीके से इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो अच्छा, ये पूरे तरीके के साइंटिफिक था क्योंकि इसको ज्यादातर वैज्ञानिक लोग उपयोग करते थे। और लैंग्वेज की बात करिए, देखिए एक होता है आपका HLL, ठीक है, एक होता है LLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो ठीक है, इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? इसमें ML यानी कि मशीनरी लैंग्वेज का यूज किया गया था। पहले कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था वो परमाणु बम्बों के लिए विकसित कर उसकी गणना करने के लिए थी। यानी कहे ना, अभी हमने कहा कि पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो पूरी तरीके से देखा जाए तो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा हम इसका एडवांटेज हमने पढ़ लिया, अब इसका डिसएडवांटेज पढ़ते हैं क्या होता है। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, जब ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का जो था उसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक, बहुत बड़ा हुआ करता था। तो कमरे कितना जितना बड़ा होता तो जाहिर सी बात है वो महंगा होगा। अब इस कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता था, ये बात आप समझ में आ गई। कमरे जितना बड़ा होता था, अब आकार बड़ा होने के कारण क्या, ये वजन भी होता था। अब जब आकार बड़ा है तो बिजली की भी खपत होगी, जिसके कारण इसको इधर से उधर हम नहीं ले जा सकते थे। अब बिजली की खपत होगी तो इसमें उष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगी। तो पहले कंप्यूटर में जो वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता था तो ये बहुत हीट हुआ करता था। तो हीट होता था तो इसके लिए क्या, कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अलग से उसके लिए बिजली क्षमता देनी पड़ती थी। तो और इसमें जो स्टोरेज की क्षमता थी वो बहुत कम थी, जो थोड़ी मात्रा में ही संग्रहित करना था। और ये आज के कंप्यूटर के जमाने में, आज का जो कंप्यूटर जितना विश्वसनीय है उतना विश्वसनीय ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। और इसको इधर उधर हम बिल्कुल नहीं ले जा सकते थे, तो इसका क्या है, ये डिसएडवांटेज हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन की बात करिए तो 1956 से लेकर 63 तक की बात आती है। तो अच्छा, इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसमें क्या, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और इसमें जो वैक्यूम था उसके मुकाबले में ट्रांजिस्टर छोटा हुआ करता था। अभी हम ट्रांजिस्टर का पिक्चर आपको दिखाएंगे। तो वैक्यूम के जगह पे इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर का जब प्रयोग किया जाने लगा तो वैक्यूम जाहिर सी बात बड़ा था, ट्रांजिस्टर क्या था, उससे छोटा था। तो अब कंप्यूटर का आकार क्या हुआ, धीरे धीरे छोटा होने लगा। तो जो पहली जनरेशन की कंप्यूटर थी उसकी अपेक्षा सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर जो थे उससे थोड़ा छोटा होने लगा, उसके मुकाबले में छोटा होने लगा। अब ट्रांजिस्टर आने के बाद ये जो कंप्यूटर था इसके क्षेत्र में थोड़ा सा विकास होने लगा, अभी थोड़ा विश्वसनीय भी ज्यादा हो गया। अब जो ट्रांजिस्टर था वो महंगा मिलता था। वैक्यूम क्या था, वैक्यूम की अपेक्षा जैसे जो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर सस्ता हो गया। वैक्यूम उस समय महंगा मिलता था और छोटा भी हो गया। अगर हमको कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि कंपैरिजन करके पढ़े तो देखिए कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो महंगा भी था और उस बड़े आकार का था, तो उससे ये छोटा हो गया। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम छोटे की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करें तो ये ज्यादा क्या हो गया, थोड़ा सा विश्वसनीय हो गया, उससे वो थोड़ा तेज काम करने लगा। अब इसमें लो लेवल यानी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। अब हम देखिए, ये देखिए क्या है, ये आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। क्या है ये, देखिए आपका क्या है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर ये है। देखिए अब जो वो था पहले जनरेशन कंप्यूटर था, क्या था, उसमें बहुत बड़ा वो कंप्यूटर हुआ करता था, उसकी अपेक्षा में देखिए छोटा है कुछ दूसरे। अब IBM 7094, IBM करके है एक हॉनीबेल, ये क्या था, CDC 3600, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है। ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में वन लाइन में, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, हमने सेकंड जनरेशन पढ़ लिया, सेकंड जनरेशन को ये भी देखें। अब इसको थोड़ा सा एडवांटेज की बात कर लें। तो पहली पीढ़ी की तुलना में जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका आकार क्या हुआ, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा जो पहली पीढ़ी थी वो छोटा हो गया दूसरा पीढ़ी। अब ये भी गर्म हुआ करता था, ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता था, लेकिन दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा ये जो कम गर्म होता था, जल्दी नहीं गर्म होता था और इसमें बिजली की खपत कम होने लगी। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो पहली पीढ़ी की अपेक्षा स्पीड में आ गई।
अब इसमें जो डाटा हालांकि कैलकुलेटिंग के काम में इसमें भी आता था, तो ये जो डाटा कैलकुलेट करने का काम करता था पहले जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ज्यादा मुकाबले तेजी से काम करने लगा। ठीक है, अच्छा पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा महंगा था। अब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जाहिर सी बात है छोटा हो गया, थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। अब इसकी एक्यूरेसी भी अधिक हो गई, यानी कि इसका जो शुद्धता की बात करी जाए, प्योरिटी की बात करी जाए, वो पहले जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा दूसरे कंप्यूटर की अधिक हो गया और ये ज्यादा विश्वसनीय हो गया। जाहिर सी बात है कि जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज होते हैं, तो चलिए हम इसका डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। अब दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी, उसमें भी गर्मी उत्पन्न होती थी, तो उसके लिए भी एसी लगाना पड़ता था बाद में। अब अभी कभी तो लैपटॉप वगैरह गर्म हो जाता तो हम क्या करते हैं, कूलिंग फैन लगा देते हैं नीचे से। तो ठीक उसी प्रकार के जो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो भी गर्म हुआ करता था, उसमें हम क्या करते थे, उसको एसी की जरूरत पड़ती थी, ठंडा करने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो था कुछ विशेष कामों के लिए किया। जैसे पहले कंप्यूटर का, पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका काम हम क्या करते थे, कुछ साइंटिफिक कार्यों में लेते थे, परमाणु बम काउंटर वाउंटर में लेते थे। उसी तरीके से दूसरा जो पीढ़ी का कंप्यूटर था वो क्या किया जाता था, वो कुछ विशेष कामों में लिया जाता था। ठीक है, अच्छा अब इसमें इनपुट पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये आज के जो कंप्यूटर की तुलना में काफी महंगे थे, यानी कि आज का जो कंप्यूटर है उसके अपेक्षा ये महंगे थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन पे। जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हो चुका था। क्या हो चुका था, विकास हो चुका था। अब ये एडवांस और मॉडर्न तरीके पे आ गए थे। तो तीसरी जो जनरेशन की कंप्यूटर थी उसकी जगह जो ट्रांजिस्टर जो दूसरा कंप्यूटर था, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में था, उसमें क्या लगा था, ट्रांजिस्टर लगा था। ठीक है, अब इसकी जगह क्या हो गया, दूसरी पीढ़ी में जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट होती थी, ये सिलिकॉन की बनी होती थी और एक चिप की तरह हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी, चिप की तरह हुआ करती थी। ठीक है, अब तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो ज्यादा जो है विश्वसनीय होने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की जगह, और ये थोड़ा हाई लेवल पे आ गया, मॉडर्न आ गया, एडवांस पे आ गया, तो अच्छा ज्यादा काम करने लगा। अब इसकी जो स्पीड भी बढ़ गई, दोनों कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी स्पीड भी बढ़ गई। ठीक है, अब इस पे हम थोड़ा सा बात करें इसके एडवांटेज की। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, एडवांटेज की बात करें इसका, तो ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था आईसी चिप आने के कारण इसकी साइज क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई। इसके साथ साथ इसमें मेमोरी की क्षमता भी बढ़ा दी गई। क्या हो गई, मेमोरी की क्षमता भी इसकी बढ़ गई। और इसमें टाइम शेयरिंग यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए। जैसे अभी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक साथ 20 खोल लेते हैं, क्या 20 प्रोग्राम खोल लेते हैं, तो यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ कई काम करने का इसके अंदर काम आ गया, क्षमता आ गई। किसके अंदर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। तो तीसरी जो पीढ़ी कंप्यूटर था हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जैसे कोबोल और पास्कल का यूज किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी कुछ कंप्यूटर के नाम देखिए, IBM 370, हनीवेल 6000, ICL, ठीक है, PDP, इस तरीके के थे। अच्छा ये देखिए क्या है, ये आपका है, क्या है ये, आपका जो है IC है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए क्या है आपका, ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब ये देखिए जो कंप्यूटर था अगर उसकी अपेक्षा में हम देखें तो क्या, एक कमरे का जो आकार लिया था अब वो एक समझ लीजिए एक अलमारी का आकार ले लिया। कौन सा, सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन क्या हुआ, उससे छोटा सा आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब इसके एडवांटेज की बात अगर हम करें तो जो थर्ड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था वो क्या था, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करी जाए तो इसका आकार दोनों पीढ़ियों के मुकाबले में काफी छोटा हो गया, और इस पीढ़ी का कंप्यूटर काम करने में बहुत कम बिजली खर्च होने लगी। यानी कि पीछे जो सेकंड जनरेशन है यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो उसमें बिजली की खपत क्या हो गई, कम हो गया, और ये कम गर्मी भी पैदा करने लगे। अब इसमें डाटा कैलकुलेटर स्पीड अच्छी होने लगी, और इस कंप्यूटर में मेंटेनेंस करने में काफी आसानी होती थी। क्या, जैसे जाहिर सी बात है कोई भी सामान आप लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो इसमें भी मेंटेनेंस की क्षमता जो है कम, यानी कि काफी आसान हो गया मेंटेनेंस करने में। अब पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में अगर देखा जाए तो इसकी स्टोरेज जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। क्या, स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ा दी गई। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर हाई लेवल, इसमें क्या हाई लेवल की भाषा का उपयोग किया जाने लगा, इसका हाई लेवल की भाषा का उपयोग किया जाने लगा। अब तीसरे कंप्यूटर की बात करी जाए, इसको ये भी गर्मी पैदा करते थे। देखिए कंप्यूटर कोई भी हो गर्मी पैदा करता है, अभी भी देखिए कंप्यूटर क्या करते हैं, गर्मी जो उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमको कूलिंग का जरूरत पड़ती है। तो ये जो टॉपिक है, जो एक पॉइंट है, ये लगभग सभी के लिए कॉमन है कि ये गर्मी पैदा करती है, उसके लिए एसी की जरूरत पड़ती थी। अब इसमें जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई तो आई तो इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन उसको बनाना काफी मुश्किल पड़ जाता था। अब पीढ़ी की कंप्यूटर थोड़ा महंगा था क्योंकि इसमें आईसी चिप का प्रयोग करना था। अब जो आईसी चिप थी उसको रिपेयर करने में काफी मुश्किल होता था। अब आईसी चिप के साथ साथ जो है इसको
जो आईसी चिप थी इसके काम करने के लिए इस पे जो है स्पेशलाइज्ड यानी वर्कर, यानी कि बात करी जाए जो आईसी चिप है उसके लिए किसी एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज था। बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन की। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसमें आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब चौथी पीढ़ी कंप्यूटर आने के बाद देखा जाए आधुनिकता का दौर आता है। आधुनिकता के दौर में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। इस कंप्यूटर में काफी हम ज्यादा एडवांस लेवल पे आ गए थे। तो ये इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफी ज्यादा एडवांस आ गए थे और इसकी क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। आकार दिन प्रतिदिन उसका छोटा होने लगता था और उसकी फ्यूचर में उपलब्ध कराने की उसकी जो है जब साइज छोटी हो जा रही थी, जाहिर सी बात उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और उसे इंस्टॉल कर सकते थे। इंस्टॉल का मतलब केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इंस्टॉल मतलब लगाना भी होता है। जैसे कहीं कंप्यूटर लगाना है, किसी बड़े संस्थान में कंप्यूटर को सेट करना है, जब लैब जो होती है बड़ी बड़ी लैबें बनती हैं तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर इंस्टॉल उसको कहा जाता है, इंस्टॉल कराया जा रहा है। तो जो है बड़े बड़े कंप्यूटर लगते थे। अब इस कंप्यूटर में क्या होने लगा, इस पीढ़ी में आपके हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ जो है C++ यानी कि टर्बो प्लस सी की बात करिए, सी लैंग्वेज की बात करिए, यानी कि हैज स्टूडियो डॉट एज, हैज कॉनियो डॉट एज, इसका उपयोग किया जाने लगा। HTML का उपयोग होने लगा, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग होने लगा। JS यानी कि होने लगा। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट के उपयोग होने लगा। आप पाइथन का उपयोग करने लगे। तो ये सारे कंप्यूटर जो है जनरेशन में अब धीरे धीरे विकास होने लगा। हम क्या करने लगे, जो है लैंग्वेज को अपने बढ़ाने लगे। ठीक, अलग अलग। अब देखिए क्या है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए छोटा सा आकार ले लिया, क्या ले लिया, छोटा सा आकार ले लिया। ये देखिए इंटेल प्रोसेसर की बात कर रहा है क्या, इसमें अब जो है अब माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा, IBM 5100। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका प्रोसेसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके हम एडवांटेज की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो स्पीड थोड़ी इसकी बढ़ गई। अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो ये बहुत ही देखा जाए तो जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल हम कर रहे थे दिन प्रतिदिन, उसमें स्पीड में, उसकी स्टोरेज में, उसके क्षमता में बढ़ते जा रहे थे। देखिए जनरेशन को समझना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कठिन टफ नहीं है, ये बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। क्योंकि देखिए हम पहले जब कक्षा 1 में रहते तो हमको कम समझ में आता, 2 में जाते तो हम जोड़ ज्यादा यानी कि एडिशन ज्यादा अच्छे से कर लेते, 3 में जाते हैं और तेज कर लेते, 4 में और तेज कर लेते। ठीक है, तो हमारी स्पीड की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक उस तरीके से कंप्यूटर की भी स्पीड की क्षमता बढ़ने लगी, उसके स्टोरेज की क्षमता बढ़ने लगी, उसके आकार में छोटा होने लगा, वो मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ने लगी। अब उसको ठंडा करने के लिए AC की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कम गर्मी पैदा कर देते, तो उसके लिए हम फैन भी लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा लैपटॉप, इसके नीचे में क्या लगाया हूँ, फैन लगाया हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप ज्यादा वर्क करता हूँ तो गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए मैंने फैन लगा लिया। AC की तो जरूरत नहीं पड़ी। तो AC अगर मैं AC लगाता तो उसमें ज्यादा बिजली की खपत होती। अब क्या ये जो है आपके DC करंट से भी इसका फैन चल जा रहा है, यानी कि लैपटॉप के करंट से इसका फैन चल जा रहा है, तो बिजली की भी कम खपत होने लगी। अब लैंग्वेज की बात करी जाए तो इसमें लैंग्वेज धीरे धीरे बढ़ता गया, प्रोग्रामिंग करने लगे, इसमें हम कोडिंग करने लगे। अब डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा था, जिस पर जैसे माइक्रो प्रोसेसर जब बिगड़ जाता है तो उसको बनाने में बड़ी असुविधा होती है, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 4th जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये है कि जो उसका प्रोसेसर वगैरह होता है जब खराब हो जाता है तो वो जल्दी बनता नहीं। जैसे हम रैम रोम की बात करें, जब बात करूंगा तो जैसे उसमें जो रैम लगा होता है, जब रैम क्रैक हो जाता है तो रैम काम नहीं करता, हार्ड डिस्क क्रैक हो जाती है जल्दी काम नहीं करती। तो यही सारी चीजें थी। ठीक है, अब बात करते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की जो अभी तक चल रहा है। 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये जो था सबसे एडवांस लेवल था, जो अभी तक उसमें सुधार हो ही रहा है। देखते हैं एडिशन बार बार आता, i3 i5 i6 ऐसे एडिशन उसका आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि हम अब एकदम आधुनिकता के चरम सीमा पर आ गए थे। कंप्यूटर के ऐसे वर्तमान समय में जो कंप्यूटर चल रहा है वो एक आप समझ ही रहे होंगे कि वो क्या कर सकता है, यानी कि 100 व्यक्ति का काम अकेले कर सकता है, एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, एक साथ हम इसमें वीडियो भी चला सकते हैं, एक साथ हम इसको PPT भी बना सकते हैं, एक साथ हम इसमें और काम कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल वर्क एक साथ आपके कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। पहले का कंप्यूटर क्या था, गणना करें तो गणना ही करेंगे 1st जनरेशन में, फिर धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो मल्टीपल काम करने लगे। अब देखिए इसमें लैंग्वेज की बात करी जाए तो लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज में इसमें C था, C++ था, जावा था, पाइथन आ गया, पाइथन का प्रयोग हम करने लगे। इसमें HTML का प्रयोग करने लगे, किसका,
HTML का प्रयोग करने लगे, CSS का प्रयोग करने, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्टाइल सीट की प्रयोग करने लगे, जहाँ पर जो वेबसाइट वगैरह बनाने के काम होता है वो किसमें होता है, वेब डिजाइनिंग, वेब पब्लिशिंग की बात करी जाए तो किसमें आपका उसमें CSS, जावा, पाइथन, HTML, इन्हीं की सबके अपेक्षा अच्छा। कभी आप सरकारी रिजल्ट पे देखते होंगे जब कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो ऐसे ऐसे डाउनलोड क्या होता है, इस तरीके से घूमने लगता है, क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो जब घूमने लगता है वो, तो वो जो क्या कैसे काम कर रहा है, जो घूम रहा है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि वो डिजाइनिंग किया गया है, उसको वेबसाइट में जब बनाया गया तो उसमें एचटीएमएल के अंदर तरफ मार्क्यू टैग लगता है। तो क्या जो ऐसे इस तरीके से घूमता है, कैसे ऐसे जब घूमता है, मैं आपको दिखाऊं कि कैसे घूमता है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, बात करूं कि जो घूमता है वो कैसे घूमता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। जैसे बात करें हम सरकारी रिजल्ट की, किसकी बात करें, सरकारी रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा सरकारी रिजल्ट है जब खुल जाता है तो आप देखते होंगे कुछ नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जो नया नोटिफिकेशन आता है वो क्या करता है, ऐसे इस तरीके से ब्लिंकिंग करता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वो जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है उसी पे बात, जैसे देखिए ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है ये कैसे घूम रहा है, इस पे एक टैग लगाया गया है। HTML का एक टैग होता है, क्या होता है, HTML एक टैग होता है। जो जब हम HTML पढ़ते हैं और कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम HTML ऐसे स्टार्ट करते हैं, HTML क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसी के अंतर्गत बॉडी के अंतर्गत हम उसके बॉडी के अंतर्गत क्या करते हैं, जिस भी कैरेक्टर को हमको घुमाना है, जिस भी कैरेक्टर को हमको जो है क्या करना है, चलाना है। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, ये परम कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर को हमको ऐसे ड्रैग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले हम क्या कर देते हैं, एक मार्क्यू टैग लगता है। कंप्यूटर के HTML भाषा में, HTML कोडिंग में एक मार्क्यू लगता है, क्या लगता है, मार्क्यू लगता है, मार्क्यू टैग लगता है। ये क्या करता है, ये जो आपका जिस भी शब्द को आप चाहेंगे वो उसको ऐसे नचा सकते हैं। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, उसमें हम HTML पढ़ने लगे, CSS पढ़ने लगे, जावा पढ़ने लगे, तो वो क्या करने लगा, तो एडवांस लेवल पे हम आ गए। ठीक है, एडवांस लेवल पे आ गए। अब जैसे ये देखिए घूम रहा है, बार बार क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, इस पे क्या किया गया, इस पे जो है मार्क्यू टैग अप्लाई कर दिया गया। तो ये कब आया, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हम, यानी कि अभी जो चल रहा है उस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका हम यूज करने लगे। ठीक है, अब बात करें तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर देखिए, ये क्या है, एक लैपटॉप है, इतने बड़े छोटे में आ गया। इसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, इतने छोटे में आ गया ये। अब देखिए लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो इतने बड़े छोटे कंप्यूटर आ गया, अब इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, पॉम टैब, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो 5 जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें एकदम वो बहुत ही छोटे में आ गया, उसको हम बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये जो कंप्यूटर था, इसकी स्पीड की बात करी जाए, ये पिछले जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर थे सबके मुकाबले ये हायर जो है हाई स्पीड का काम करने लगा। अब इसकी रिपेयरिंग जो थी वो काफी ज्यादा आसान हो गई। जैसे आप भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, इसका आप हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, इसका आप जो है इसको अगर SSD लगाना SSD लगा सकते हैं, रैम लगाना रैम लगा सकते हैं, एक्सटर्नल आपको इसमें जो है हार्ड डिस्क ऐड करनी है, ये जो है कुछ भी ऐड करना है, पेन ड्राइव ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप खुद से नहीं कर सकते थे, उसके लिए एक वैज्ञानिक की जरूरत पड़ती थी, एक बुद्धिजीवी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब ये जो अब इसका साइज तो एकदम जाहिर सी बात है छोटा हो गया, हल्का हो गया, तो ये बिजली भी कम खाने लगी। यानी कि देखा जाए सबकी अपेक्षा जो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर था वो क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। ठीक है, तो अब इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि जनरेशन में जो जनरेशन हमारा था वो जनरेशन कैसे काम कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5th रहेगा, वो टाइपिंग एरर है तो खैर उसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए, तो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो एकदम एडवांस लेवल पे काम करने लगा। यानी कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ के, ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर में i3 पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक, किस पे काम कर रहा हूँ, i3 पे मैं काम कर रहा हूँ, प्रोसेसर इसका i3 है। ठीक है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी अपेक्षा मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। अगर ये 1st जनरेशन कंप्यूटर होता तो हम कैलकुलेटर कर पाते, आपसे तो हम ऐसे रूबरू नहीं हो पाते। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
क्या था। ठीक है, तो चलिए, ये था एक बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक था, लेकिन बात करी जाए कंप्यूटर इतिहास में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कंप्यूटर जनरेशन। तो आई होप आप सभी को ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है कि हमारे सेशन को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।